Matters. I'm Shweta Ranjan, and today on the show we have with us Dr. Geeta Kadyabrath, who is going to be talking about the care of cancer patients during coronavirus pandemic. Also, she would be taking queries regarding breast cancer, as breast cancer is the most common cancer in Indian women. How you can take care of yourselves, how you can keep a watch. If you have any query, you can write down. We'll be including the queries during the conversation with Dr. Geeta. So I would like to first extend a warm welcome to her. Welcome to the show, Dr. Geeta. Thank you, Shweta. I'm very glad to be here, and I'm very grateful for the opportunity to be able to talk to patients with cancer or who want to know more about it. जी, तो शुरुआत करते हैं. वैसे तो जो व्यूअर्स अभी ग्रेजुअली दे विल जॉइन एंड दे विल स्टार्ट राइटिंग, लेकिन ये जो अभी एक दौर है कोरोना वायरस पैंडेमिक का, उसमें क्या कैंसर पेशेंट्स के लिए खतरा बढ़ जाता है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले लास्ट वीक ओडिशा के एक अस्पताल में भी देखा गया कि एक साथ कई कैंसर पेशेंट्स जो थे, अस्पताल के कई कर्मचारी भी और पेशेंट्स भी सब कोविड पॉजिटिव हो गए. सो क्या एक उससे हम ये माने कि ये कोमॉर्बिड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड देन इट कैन बी डिजास्ट्रस? सो देखिए क्या है ना, कैंसर बाय इटसेल्फ इज अ स्टेट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन. मतलब इम्यूनोसप्रेशन का मतलब है कि आप जिन लोगों को कैंसर होता है उनकी इम्यूनिटी एक तरह से लो होती है, प्लस जो हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर के लिए वो अपने आप में और इम्यूनिटी को दबाती है. फिर उसके ऊपर ये इन्फेक्शन हो जाए जिसका बहुत ज़्यादा जानकारी सबको नहीं है, ये सिर्फ 6 महीने की नॉलेज है जो सबके पास है, उसी को हम समझने की कोशिश करें. लेकिन ये ज़रूर देख लिया गया है, वी हैव सीन इट ऑफन, कि जिन लोगों को ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनमें कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है. तो जिसकी इम्यूनिटी कम हो, वैसे ही कोरोना वायरस से भी लड़ने में आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत तो है ही. ऑलरेडी आपका जब इम्यूनिटी लो है तो कोरोना वायरस का जो अंजाम है उन पेशेंट्स में काफ़ी डिफरेंट हो सकता है. और ये कई स्टडीज़ में, जैसे इटली में जब हुआ था तो उन्होंने देखा जिनको कैंसर था और जिनको कोविड भी हुआ उनमें 20% पेशेंट्स की मोर्टेलिटी हो गई, विच इज़ क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू नॉर्मल मोर्टेलिटी विद कोविड. राइट. सो अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है, वो सर्वाइव कर चुका है, उससे बच चुका है, कैंसर से निकल चुका है, तो भी क्या उसके लिए खतरा उतना ही बना रहता है? नॉट रियली, क्योंकि देखिए जिसका जो कैंसर के ट्रीटमेंट से पार हो चुका है वो बल्कि ज़्यादा जागरूक रहता है अपने बारे में, और वो सब चीज़ें करने की ज़रूर कोशिश करता होगा कि जिससे कि उसका मतलब इम्यूनिटी बढ़े, उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे, कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ लोग जो है ना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट पे भी रहते हैं. कैंसर का ट्रीटमेंट एक जगह के ख़त्म नहीं होता, मतलब अस्पताल के विजिट्स कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उससे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं है जिन लोगों की करेंटली जो ट्रीटमेंट पे है उन पर है. क्योंकि क्या है ना, जो करेंटली ट्रीटमेंट पे है, एक तो उनका मान लीजिए जिसकी कीमोथेरेपी चल रही हो, वो एक तो अस्पताल में उसका आना जाना बहुत रहता है. एक तो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर एडमिशन होता है, फिर कीमो होती है, फिर आप जाते हो, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वापस आपको हॉस्पिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. और हॉस्पिटल में आने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो हॉस्पिटल में आएगा तो हॉस्पिटल कोई अनसेफ जगह है. हॉस्पिटल अनसेफ नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल भी देखिए क्या करता है कि ऐसे सिचुएशन में शुरू में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि क्या करना चाहिए. जब कंप्लीट सेग्रीगेशन हो जाता है ना, जो कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स का कंप्लीट सेग्रीगेशन हो जाता है, जो आपके फ्लोर्स अलग हो जाती हैं, आपके जो पर्सनल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो फिर इतना रिस्की नहीं रहता. सो क्या जब कोई पेशेंट है जो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा है, वो डॉक्टर से ज्यादा फोन पे बातचीत करे और थोड़ा सा अवॉइड करे हॉस्पिटल जाना, कुछ किया जा सकता है? बिकॉज कैंसर तो अपने आप में एक बहुत ही घातक बीमारी है. सो कितना डिले कर सकते हैं हम ट्रीटमेंट्स को, या थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? देखिए क्या है कि जो पेशेंट जो फॉलो अप पे है, जिसका कि ट्रीटमेंट हो चुका है, उसको तो मैं इनकरेज करूंगी कि वो वर्चुअल तरीके से बात करें, टेली कंसल्ट करें, वीडियो कंसल्ट करें, क्योंकि उसमें ही काफ़ी सारा मसला सुलझ जाता है. अगर कोई नई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर आप अपने डॉक्टर के पास ले आइए कि भैया मेरे को ये नई प्रॉब्लम हो रही है, फिर तो देखे बगैर बनेगा नहीं. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू शुड जस्ट डू अ वर्चुअल कंसल्ट. उसमें सारी वो जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती हैं, और उसका ट्रीटमेंट जो भी चल रहा था उसको आप रिपीट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कंटिन्यू, देयर इज नो इश्यू.
वी हैव उषा मिश्रा ठाकुर जी हमारे साथ अभी हैं. गुड मॉर्निंग मैम लिख रही हैं. हमारे साथ सुनीता सोनी है. गुड मॉर्निंग डॉक्टर, शी राइट्स. सो मेनली अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब आपको विश कर रहे हैं. पायल, चंदना, टीके, दे आर ऑल सेंडिंग गुड मॉर्निंग टू यू. बट आप, ये एक अच्छा मौका है कि अभी डॉक्टर गीता हमारे साथ इस कार्यक्रम में है. आपके मन में कोई सवाल हो, बेझिझक, बिना हिचकिचाए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर के मसले पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट शी डील्स इन. बट ये जो कैंसर पेशेंट के लिए क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम हॉस्पिटल्स भी चला रहे हैं? बिकॉज उनके लिए एज इट इज एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है, और ये कोविड ने एक अलग से स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है, जिसमें अच्छे अच्छे हेल्दी लोग भी जो हैं वो स्ट्रेस में हैं. बिल्कुल. तो हॉस्पिटल्स ने कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया है, या should they opt for something like this? देखिए क्या है, हमारा ये मकसद है. एक टाइम तो था जब लॉकडाउन था और मरीज आ नहीं पा रहे थे, तो अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए कैंसर कैन नॉट वेट, जस्ट एज ऑल अदर बिग इलनेसेस, जैसे जो पेशेंट डायलिसिस पे है या जिसको कार्डियक इश्यूज है, दीज आर थिंग्स दैट कैन नॉट वेट. आप ये इनडेफिनेटली इस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते. तो इसीलिए हॉस्पिटल ने जरूर ये प्रावधान बनाया है कि उसने कोविड और नॉन कोविड को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया है. सैनिटाइजेशन बार बार होता है. ये सब चीजें तो है ही. आपको अपना डर खत्म करना है, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी देखभाल जो आपको खुद करना है. अगर आप अस्पताल भी आ रहे हो तो आपको जो बेसिक प्रिकॉशंस जिसकी इतनी बार बातचीत हो चुकी है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. जैसे मैं कहती हूँ कि आपको अपना मास्क पहनना है. मास्क पहनने का मतलब नहीं कि नाम मात्र आपने मास्क पहन लिया. मास्क पहनने का मतलब है कि आपका नाक और मुंह दोनों ही कवर्ड होगा. अक्सर आप देखेंगे कुछ लोग सिर्फ अपना मुंह का ये जो हिस्सा ये बंद होता है और नाक एक्सपोज्ड होता है, और फिर बार बार अपने मास्क को टच करना हाथ से. ये सब चीजें नहीं करनी है. आपको अगर मास्क टच करना ही है, आपको एडजस्ट करना ही है, तो उसकी स्ट्रिंग्स के साथ एडजस्ट करिए. और जब जाते हैं अस्पताल तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम इतनी बात करते हैं वो जरूर करें. ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट डिस्टेंस योरसेल्फ सोशली, देन ऑब्वियसली आप अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हो ना. आपको क्या पता कि अगला बंदा जो आपके सामने खड़ा है उसको ये वायरस है या नहीं है. तो ये इस चीज का ध्यान रखना. और तीसरी चीज, सैनिटाइजर का एक छोटा बोतल आपके पास हमेशा होना चाहिए. अगर आप किसी जगह को टच करते हो, या और तो कहते हैं लोग टच से नहीं होता, पर मेरे को लगता है कि अगर कोई ड्रॉपलेट है जो बैठा हुआ है उसको आपने छू लिया और अनजाने में आपने अपना चेहरा छू लिया, फिर तो काम हो गया ना. तो आप अपने साथ सैनिटाइजर भी लेके चलेंगे. राइट. सो कई लोग ये एडवाइस कर, मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में, इवन डॉक्टर्स, दे वेयर 2 मास्क. सो 2 मास्क पहनने की जरूरत, मतलब जब आप ऐसे ज्यादा हाईली एक्सपोज जगह पे जा रहे हैं तो क्या आप ज्यादा प्रिकॉशन के लिए 2 मास्क पहन के जाएं क्या? देखिए डॉक्टर्स क्यों करते हैं उसकी मैं वजह बताती हूँ, क्योंकि वो पूरा दिन होते हैं वहां पे, और आपने N95 पहना होता है. N95 is the mask which protects you against 95 to 99% germs. लेकिन हम N95 को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने से एक अपना वो जो यूजुअल मास्क है वो पहनते हैं. खराब ना हो और उसको आप रीयूज कर सकते हैं. क्योंकि देखिए हम ये भी नहीं सिचुएशन चाहते. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. क्योंकि आप ये सिचुएशन भी नहीं चाहते हैं कि जिसमें कि आपका यू रन आउट ऑफ N95 मास्क. N95 सबके पास होना चाहिए. इसीलिए मैं कहती हूँ कि कवर करना अच्छी बात है. तो इसीलिए हम लोग कवर करते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं. लेकिन जो बाहर से आते हैं, अगर आपके पास N95 है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी तरीका, इवन क्लॉथ मास्क फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज फाइन. इट इज बेटर देन नथिंग एट ऑल. लेकिन जैसे मैंने कहा, जो भी पहनो उसको हाथ नहीं लगाना है. आपने उस चीज का ख्याल रखना होगा. राइट. जो जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इस दौरान, even when they are not visiting a hospital or any other place which is crowded, being at home, what basic care precautions should they be taking? क्योंकि वैसे तो we have talked enough about आपको क्या करना चाहिए, but especially for cancer patients, any suggestion that you have for them? सो जो मैं ये कहती हूँ कि नॉर्मली कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी वगैरह पे होते हैं उनको हम ऑलरेडी प्रिकॉशंस बता के रखते हैं. उसमें भी एक मैंडेट है कि आपको क्राउडेड जगह पे नहीं जाना. आपको नहीं पता किसका कौन सी बीमारी है, और खासकर बच्चे और ये सब जो होते हैं जिनके वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं. हम चाहते हैं कि आपका एक्सपोजर उनसे कम रहे, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि आप क्राउडेड स्पेसेस पे जाएं. सो इट इज़ ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम प्रोसेस. अगर आप कोरोना की बात करें तो इसमें कोई आप
अजूबा सा चीज नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं, that you will not go to crowded places, you will not have lot of visitors in the house. ये सब चीजें तो अब वैसे ही चल रही हैं, अभी तो वैसे भी लोग बहुत कम विजिटर्स को अलाउ करते हैं, तो ये सब चीजें आप वैसे ही फॉलो कर रहे हो, बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। और घर पे भी ना आप कोशिश करिए हाउ टू मेक योर एग्जिस्टेंस मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें लगता है कि अरे घर पे फंस गए। अगर आप सोचोगे देखो हम घर पे फंस गए हैं, हमारे पास इतनी बोरियत हो रही है, अगर आप उसको उस नज़रिए से देखेंगे तो वाकई में बोरियत है। लेकिन अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे कि वी कैन मेक यूज ऑफ दैट टाइम इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, it is possible to do. There is plenty to do at home also. Lot of interesting things to do at home also. Right. So let me include a few comments that we have been receiving so that you also know अभी आपसे कौन-कौन जुड़े हुए हैं, और आप कई आपके पेशेंट भी हो सकते हैं जिनको आपने जीवन दान दिया है. GSPK Chadha is really very informative and useful for all of us, especially at this time. And हमारे साथ है मधुरानी सिंह. Hi doctor, namaste. Namaste. And Sheila Madan writing, thank you doctor. Yeah, they're all people who are who have gone through this experience or who are going through this experience, and I think this is my opportunity to also salute their courage, and especially in these times they have all done their best to come to the hospital, get their treatment done, and fortunately they're all safe, because that is our intention. अगर आप hospital भी आए, आपकी safety हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए जो भी लगता है वो अस्पताल कर रहा है. अस्पताल इज, ये मैं आपको कहूँगी, फिर से कहूँगी, किसी कैंसर कैन नॉट वेट. आप इनडेफिनेटली इस चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते. यू हैव टू कम एंड गेट ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जिस मरीज को मैंने जनवरी में देखा अर्ली स्टेज था, पर मई में जब आया तो उसकी बीमारी बढ़ चुकी थी, क्योंकि कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं जिसका डबलिंग टाइम जो होता है इज 45 to 50 days. तो वो एक बहुत सैड सिचुएशन होता है. इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दी ट्रीटिंग पर्सन ऑल्सो, कि जिस चीज़ को हम जल्दी में पकड़ के उसको ठीक कर सकते थे, दैट अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट. सो किसी भी टाइम आपको लगे कि आपके शरीर में आप कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो आपको यू शुड गो एंड इमीडिएटली गेट इट checked instead of delaying the treatment for whatsoever the reason. वेरी राइट. क्योंकि देखिए क्या है, द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कैंसर इज अर्ली डिटेक्शन इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट थ्रू दिस सक्सेसफुली. अगर आप चाहते हैं कि इसमें से बच के निकले, इस या आपको आपके नॉर्मल लॉन्जेविटी से आप इंटरफेयर ना करें, इसका यही तरीका है कि अर्ली डिटेक्शन. और अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया है तो इसका मतलब नहीं कि कोरोना की वजह से हम अब जाएंगे नहीं अस्पताल. हॉस्पिटल ज़रूर आइए, इलाज ज़रूर कराइए. जैसे फिर से मैं आपको कहूँगी, आपकी सेफ्टी, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ हो जाता है, दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट वी नो there are people who are falling ill, and it is not as if they will not fall ill in the future also. There will be people who will fall ill, but by and large majority of people इस समय में भी अपना ट्रीटमेंट करके आराम से घर जा रहे हैं without any issues, even in COVID times. So हमारे साथ है सुनीता सोनी. It's really very helpful for the cancer patient as well as for all of us. Ashutosh Shekhar is with us. Ma'am is lifesaver of the person who gave me life. Thank you, Ashutosh. It's not like that, we do our best, and I'm sure there are a lot of other things that go into making a successful story, and I think everybody's willpower, the family support that they get, everything contributes to a good outcome. So we are only हम कहते हैं कि हम जरिया हैं, but we are not the person. We are only a means to an end. We obviously want all of you to be well and do well even in these times, which are difficult times. पर मैं ये हमेशा कहती हूँ कि this too shall pass. डॉक्टर, मैं एक अचानक से मुझे कुछ याद आया जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे अभी, कि ये प्रोग्राम अगर लेडीज तो देख ही रही हैं, बट अगर जेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी, जो घर के मेंबर हैं, मेल मेंबर्स, उनके लिए भी बहुत जरूरी है. क्योंकि एक केस जिस आई केम अक्रॉस आफ्टर विजिटिंग दैट पर्सन, आई केम टू नो कि उनको जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उनके फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया. And she really fought a lot and built a life for herself and a lot of struggle. But ये जो emotional trauma that she went through, ये the mindset needs to change. Yes.
एब्सोल्युटली, मैं हमेशा देखती हूँ जिन पेशेंट्स का ना सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, they do well. This is just an observation. I don't have anything in terms of a study to show you that. Lekin those people who have good support of their family, they tend to do well. And unfortunately, jaisa situation aapne bataya, we have also come across patients who've had to face this when their husbands have left them, society has ostracized them, and they are out in the cold handling it themselves. But I have seen such strong women. See, the whole thing is, मेरे को हमेशा लगता है, जो मैं हमेशा सबको कहती भी हूँ, थोड़ा बाबा टाइप लगेगा, लेकिन फिर भी आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट पार्क योर हैप्पीनेस किसी एक जगह पे. कुछ लोग इतना ज्यादा घुस जाते हैं ना किसी अपने रोल में, एक रोल में, अच्छा मेरा पति है तो मेरा पति है तो मेरा पति है, तो उस तरह से नहीं करना. पार्क योर हैप्पीनेस इन डिफरेंट पॉकेट्स. बहुत सुंदर. कुछ कुछ पति में करिए, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स में करिए, कुछ अपने दोस्तों में करिए, तो कुछ अपने काम में करिए, कुछ अपने लिए भी कुछ करिए. अपने में करिए, तो कुछ अपनी कला में करिए, कुछ अपना जो टैलेंट है उसको प्रोत्साहित करिए. इन सब जगहों पे क्या कहते हैं, खुशी छुपी हुई है. सो पॉकेट्स ऑफ हैप्पीनेस मेक्स अ बिग बैग ऑफ हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग अलोंग विद वन बैग ऑफ हैप्पीनेस और वो गिर गया तो आपकी दुनिया भी बिखर गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत So सुंदर. have several pockets of happiness. ये बाबा टाइप नहीं था डॉक्टर, ये बिल्कुल. और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ज्ञान है, मतलब knowing you for so many years. So that's what I do. So many years I know you, and ये जो terminology है ना आपके, मतलब killer है, बहुत सुंदर. So let me include a few comments. We have Madhurani Singh writing, what kind of impact does cancer, does stress have on breast cancer? So, there is nothing to prove or say that stress, but there are some studies coming up which are showing that there is a relation to stress and cancer for that matter. And if you ask me, जब भी मैं मरीज से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ 6 महीने या 2 साल के अंदर अंदर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होता है which has had a huge impact on their psyche. So it is a good area of investigation. I strongly believe that there is some relation of stress to cancer, and in fact breast cancer को कहते हैं it's a lifestyle disease. So when lifestyle disease का ये मतलब भी हुआ ना कि everybody is on the run, सब भाग रहे हैं. कहाँ भाग रहे हैं पूछो तो किसी को नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं, पर सब भाग रहे हैं और अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा. So when I look at myself also, कभी जब मेरे को लगता है कि I also don't, but सब जो हमारे इंटरेक्शन हो ना उसी में हम निकाल लेते हैं, वो स्ट्रेस बस्टर्स निकालने होते हैं. आप उसके लिए ना अलग सा टाइम ढूंढने चलोगे ना, शायद मिलेगा नहीं आपको. लेकिन जिस एरिया में आप काम करते हैं वहां पे खुशी फैलाइए तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा. एक मतलब मेरे को हमेशा लगता है कि हर चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं, और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हमेशा मरीज को कहती हूँ कि 2 तरीके होते हैं ट्रीटमेंट को करने का. या तो रो पिट के कर लो या हंस बोल के कर लो, क्योंकि ट्रीटमेंट तो करना ही है. और अगर ट्रीटमेंट करना है तो अगर आप अच्छे से कराओगे तो उसका अंजाम अच्छा होने का मेरे को लगता है कि चांस ज्यादा होता है. बिकॉज यू आर मोर कंप्लाइंट, यू आर नॉट कंप्लेनिंग. सुबह सुबह उठ के अरे आज हॉस्पिटल जाना है, फिर कीमोथेरेपी मैं नहीं कराऊंगी, अच्छा नहीं है, ये नहीं. वो एक तरीका होता है कराने का, या ये तरीका होता है कि ठीक है अगर यही करना है तो इसके पार भी एक दुनिया है, और जो जिस दुनिया में जी रहे थे उससे बेहतर ही दुनिया है, बनानी है. अगर नहीं है तो बनानी है उसको उस तरह से. So we have Dr. Geeta, very helpful doctor. I'm Sarita Taluja. Usha Sharma, thanks a lot, madam. Very informative session. So big hello to all of these people. Nidhi Agarwal, oh, she has I believe she's my lifeline. So to all these people who are my inspiration, honestly. देखिए क्या है ना, हम भी सीख के थोड़ा आए होते, पर आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय इंटरेक्शंस विद माय पेशेंट्स, एंड आई थिंक आई लर्न एवरी डे फ्रॉम देम. तो उनकी जो जरूरतें होती है उसके हिसाब से हम अपने आप को ढालते हैं. राइट. सो प्रवीर चौधरी लिखते हैं, माय वाइफ नीलजा, who is also watching this, is so very grateful to you, doctor. I'm so glad to hear from you. I've been just wondering when Neelja has disappeared. I was about to call your sister-in-law to find out more about Neelja. I'm glad she's good. Very and nice. Thank you for watching. Thank you for watching, all of you, and I love you all.
And Ritu Ahuja Pawar writes, thank you, doctor, for all the good information. Would you like to, would also like some advice on how to increase immunity while on chemotherapy in these difficult times? Yes, it's a very good question, Ritu. So very good question, very important. I think everybody looks for this information. See, there is one thing that is very, very important, and that is your diet. So diet में, during chemotherapy there are various precautions we ask you to take. हम कहते हैं कि भाई raw चीज़ें नहीं खाना. रॉ चीज़ें खाने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें हाथ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है आप रॉ चीज़ों में. अगर अच्छे से धुल के या एक ही आदमी उसको हाथ लगा रहा है बहुत अच्छे से हाथ वगैरह साफ करके तो आप रॉ चीज़ें तब खा भी सकते हैं. लेकिन अगर उसकी गारंटी नहीं है तो बेस्ट चीज़ है उसको या तो आप पका के खाएं या स्टीम करके खाएं. जैसे लोग कहते हैं फ्रूट्स खाने को मना कर देते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रूट्स को भी आप यू कैन स्टीम द फ्रूट, स्टू एन एप्पल एंड हैव दैट विद सिनेमन. So there are various methods of doing it. I cannot give you exact nutritionary advice. उसके लिए भी हमारे पास लोग हैं who can give you exact advice as to how to eat immune boosting food. So that is possible. Try and include आपका जो प्लेट होता है ना उसमें 3/4 जो होता है ना आपका कलर्ड लगना चाहिए. कलर्ड का मतलब होता है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए. और जो आपके जो ये रिफाइंड चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करिए. जैसे कि मैदा होता है उसको अवॉइड करके अब जो नया द न्यू किड ऑन द ब्लॉक्स इज मिलेट्स. आप कहते हैं कि मिलेट्स का बहुत इस्तेमाल करें बिकॉज मिलेट्स आर हैज गॉट लॉट ऑफ इम्यून बूस्टिंग पोटेंशियल. चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो. एंड आई कैन अश्योर यू देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग रेसिपीज which can be tried. So this is also for caregivers if they can sit down. मैं भी बहुत सारा YouTube में एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो इसलिए जानती हूँ because I am a certified nutritionist too, so that is why I know what you're suggesting. Yes, what you're suggesting, I totally agree कि इन सब चीजों से आप बहुत कुछ बना सकते हैं and टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता. बिल्कुल नहीं आता. और दूसरी चीज है ट्राई, अगर आपको लगता है कि आप 4 बड़े मील्स नहीं कर पाते तो चेंज इट. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको 4 बड़े मील नहीं करने. आप उसको 2-2 3-3 घंटे में छोटे छोटे मील्स कर सकते हैं. एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक योर फूड इंटरेस्टिंग. एक ही तरह का बोरिंग खाना खाते रहेंगे ना वो नहीं हो पाएगा. और खास करके वो लोग जो कीमोथेरेपी पर हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि हो सकता है वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आती थी पहले अब पसंद आ सकती है. तो डोंट गिव अप ऑन देम. आप उनके साथ दोबारा से एक्सपेरिमेंट करिए क्योंकि अभी क्या हो रहा होगा जो चीज़ें आपको पसंद है ना वो अब नहीं पसंद आ रही होंगी. आपको कभी कभी उसकी स्मेल से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. कुछ लोग जैसे कहते हैं कि आई लाइक 70% और 80% डार्क चॉकलेट. इट वर्क्स वेरी वेल इन सम पीपल एंड दे जस्ट लव इट. और उससे पहले उनको वो देखने को भी नहीं आती थी. तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दैट गोज ऑन. इसमें केयर गिवर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है. और दूसरी चीज़ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म. एक्सरसाइज इस तरह से करिए कि आप थके नहीं. एक्सरसाइज के एंड पे आपको एक रिजुविनेशन वाली फीलिंग आनी चाहिए. चाहे वो योगा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, जो आपसे हो सकता है. जस्ट बिफोर यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड यू शुड गिव अप and then slowly increase your stamina every day. सर्जरी के कितने दिनों के बाद स्लाइट लाइट एक्सरसाइज शुरू किया जा सकता है? सर्जरी के बाद तो हम अगले दिन ही शुरू करते हैं. Okay. Because we want your shoulder to be right, because a lot of times when you do surgery for breast cancer you will find that shoulder में shoulder की mobility में issue आती है. अगर आप सही टाइम पे शुरू नहीं करें तो हमारे सारे पेशेंट्स को हम तो अगले दिन ही शुरू करते हैं. We have a dedicated oncophysiotherapy service and that service kicks in the day after surgery and that person is in continuous contact with this physiotherapist because the first 15 days after surgery is very important क्योंकि वहाँ पे सबसे मैक्सिमम गेन्स होती हैं. वहीं पे एक्सपेक्टेशन सेटिंग होती है और वहाँ से फिर मरीज जो है अपने आप ही मोटिवेट हो जाता है करने के लिए. राइट. सो सर्जरी के तुरंत बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं हल्के फुल्के जो किया जा अगले दिन से. लेकिन डॉक्टर इसमें रिलैप्सेस के चांस कितने होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में एंड व्हाट डज द स्टडी से? So अगर हम ये कहें कि there is a 100% cure for cancer, that's not true. हम लोग 100% कभी भी नहीं कहते. Even in stage 1 we would expect about 10% of patients to fail. Although जबकि हम कहते हैं कि stage 1 is the earliest, but you must not look at the 10%. मैं हमेशा कहती हूँ look at the bigger picture. 90% people become okay also. So you should always believe that you're in that 90%. And as the stage goes up,
obviously the outcomes also become less favorable. But now there has been so much of what you call progress in the field of medicine and in oncology. अब इतनी सारी नई दवाइयां आ गई हैं कि इनफैक्ट स्टेज 4 में भी लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं. जहां हम पहले कहते थे कि स्टेज 4 में द चांसेस ऑफ डूइंग वेल इन द लॉन्ग टर्म is 10 to 15%, it has gone up to almost 30%. So there is a lot of good news also happening alongside, but even then the best outcomes will be with patients who come in early than late. Right. So we have some viewers. Let me include. Thank you, doctor, for good information. Dimple Dhaliwal Srivastava. Always. Hi Dimple, good to hear from you. She's my classmate from Yes, college. my dear friend. It's so nice to see you here. और मुझे अच्छा लग रहा है आपकी classmate है and she is watching you here. It's so nice. So this is a common thread. We share our enthusiasm in doing a lot of things. In fact, with Bliss Foundation, which is our NGO, which is actually been started by one of our cancer survivors and another person, Nidhi Agarwal and Reva, who's the president of the NGO, and I happen to be a co-founder with it. तो मेरे को वही लगता है the possibilities are immense. आप कैंसर के बाद भी क्या कर सकते हैं ना, वो पॉसिबिलिटीज तो बहुत ज्यादा है. तो ये उन्हीं लोगों में से, ये तो मैंने एक दो नाम लिए हैं, लेकिन ऐसे हमारे कई मरीज हैं who have lived the journey of cancer and have been able to do things which have surprised so many. तो हम लोग एक टच फील एंड डू वर्कशॉप करते हैं. तो इसी तरह से डॉक्टर डिम्पल के पास भी हम गए थे, जहाँ पे हमने विमेन पुलिस फोर्स को हमने उनको अवेयरनेस क्रिएट करा था. So we have done about 100 of these workshops, which we do in various sectors. We just need interested women to just to show them and to tell them how they can examine themselves so that they can catch this disease early, which is the most important thing. तो डॉक्टर बहुत बड़ा रीजन जो है इसके लिए ये भी है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, एक हिचकिचाहट, एक मन के अंदर संकोच, कैसे क्या है लोगों को जानकारी नहीं, और है तो भी खुलकर सामने आने में आपको लगता है कि अभी भी वो सोच है जो उनको रोकती है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में आज भी मैं बताऊं एडवांस कैंसर्स का जो वो है वो 60 to 70% है, which is quite a bit. We want to bring that down. अभी धीरे धीरे ये मुहिम चल चुकी है, हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा हो. क्योंकि क्या होता है, डिनाइल बहुत स्ट्रांग होती है. जैसे अगर मान लीजिए आपके लंप, आपको पता चला कि एक लंप है आपके ब्रेस्ट में, तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं, अरे चला जाएगा, इसमें दर्द भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो दर्द होता है ये आपके पीरियड्स के पहले भी हो सकता है, कई रीजन से भी होता है. बिल्कुल हो सकता है. तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है. एक बार आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई पीरियड से पहले मेरे को पेन होता है, मेरा ब्रेस्ट सोलन फील होता है, और जैसे पीरियड्स हो जाती है वैसे सेटल हो जाता है, और आप अपने ब्रेस्ट को हाथ लगा के महसूस करके पता लगा रहे हो ना, तो ये इट इज लाइक ड्राइविंग ऑन द सेम. आई कीप ऑलवेज गिविंग दिस एनालॉजी कि आप जब भी जिस रास्ते से आप रोज जाते हैं ऑफिस, आप जब उस पर चलते हैं तो आपको पता होता है कि कहाँ पे स्ट्रीट लाइट आएगा, कहाँ पे बम्पर आएगा, कहाँ पे टर्न करना है. ये एक तरह से आपको रट जाता है. यहाँ तक कि आप ब्लाइंड फोल्डेड भी चलेंगे ना, आप अपने अब अगर नेविगेटर सीट पे बैठे हो तो आप बता दोगे कि आप 10 मीटर पे ये होने वाला. तो दैट्स द सेम केस विद द ब्रेस्ट. आप जितना फेमिलियर होंगे अपने ब्रेस्ट के साथ, उस बैकग्राउंड में कोई भी नई चीज होगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा. तो इसीलिए आपको अपने बारे में जागरूकता इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू सेव आवर कंट्री. हमारे कंट्री में ये एक्सपेंसिव मोडालिटीज ऑफ स्क्रीनिंग, मैमोग्राम्स एंड थिंग्स इज नॉट गोइंग टू हैपन. वी आर अ 1.3 बिलियन बिग कंट्री, जिसमें से about half of them are women, but it is not going to reach the last woman standing. So we have to work on breast self-examination, on being aware of ourselves, ताकि कोई भी abnormality होगी आप उसको पकड़ेंगे, और अगर कुछ abnormality मिलती है तो घर नहीं बैठना है, आप जाके दिखाइए ना स्पेशलिस्ट को. स्पेशलिस्ट जांच करके आपको यही बताएगा कि भाई ठीक है, क्योंकि बाय एंड लार्ज यंग लोगों में जो ट्यूमर्स होते हैं वो तो नॉर्मल वाली होती हैं, पर ये बात सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 95% times they will be normal lumps, 5% times it will be cancer. It is important to find that cancer early. Right. So as you grow older, the chances increase, doctor? Yes. So even today, about
70% of your breast cancer, 70 to 75% of your breast cancers will happen in the age group of, say, 45 to 65. But in our country, interestingly, this is what has been a concern area for us, that, we are seeing patients young. So we are seeing patients in their 30s. So if you ask me, the number of patients that we see under the age of 40 is close to 13 to 14%, which is much higher than the world average. So we are seeing young patients coming up with cancer. So there it is slightly difficult because, in that age group, you don't even want to think कि किसी को कैंसर हो रहा होगा. तो उसमें कई बारी विलम्ब भी हो जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, यंग जो लेडीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, दे सो engrossed in their day-to-day work, bringing up their children, that they hardly pay any attention to their selves. So my appeal to all women, irrespective of age, is to be breast aware. अपने आप के बारे में जागरूक होना जरूरी है. 20 साल के बाद you must know how to examine yourself. After 20, you said? Yeah, and do it on a regular basis. Those women who have periods, do it a week after your periods start. And those who have stopped having their periods, do it every month on a fixed date. It could be the first of every month or whichever, but you must do it regularly. How much is menopause या breastfeeding linked to cancer? है काफी हद तक. So I think it is an incidental thing कि breast, if you look at our Western books, you will find that जो breastfeeding जो नहीं करते हैं, तो उनमें breast cancer की जो incidence है ज़्यादा है. लेकिन हमने अपना एक जो अपने patients का एक छोटा सा वो देखा था, उसमें 80% of patients would have breastfed and still get breast cancer. So I don't think that is such a big risk factor. But we only know risk factors, but there are some risk factors which are modifiable, some which are not modifiable. तो उसमें से breast feeding is only one of the risk factors. का मतलब ये नहीं कि आपने breast feed नहीं किया तो आपको पक्का ही पक्का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's a combination of risk factors which give rise to breast cancer. And उन लोगों को क्या ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है डॉक्टर, जिनकी एक कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है, सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन द फैमिली? जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, you must realize there is a certain risk of breast cancer happening in the opposite breast also, which is at the rate of 1% per year. ठीक है. और कुछ कैंसर्स बाय इटसेल्फ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरफ होने का रिस्क होता है, जिसको हम लॉब्यूलर कार्सिनोमा बोलते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर. सो उन लोगों में होता है. सो दैट इज व्हाई आई सेड इवन आफ्टर यू हैड ब्रेस्ट कैंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन फॉलो अप इज एन एनुअल मैमोग्राम. सालाना मैमोग्राम ऑपोजिट ब्रेस्ट का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम अर्लीस्ट पकड़ पाएंगे. एंड एन एनुअल फिजिकल एग्जामिनेशन, जो एनुअल तो नहीं, जैसे शुरू में हम लोग 3-3 महीने में बुलाते हैं, उसके बाद 6-6 महीने में बुलाते हैं, फिर सालाना बुलाते हैं. तो वो डॉक्टर के संपर्क में रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कैंसर्स जो वो मैमोग्राम भी मिस कर सकता है. सो जो सेल्फ एग्जामिनेशन है हमको हर महीने करनी चाहिए? बिल्कुल. जैसे नहाने जाते हैं तब करिए, उसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है. आपके बाथरूम में अगर मिरर है तो उसमें देखिए अपने आप को. आप देखिए कि आपके निप्पल का लेवल क्या है, कहीं पे कोई डिम्पल तो नहीं पड़ रहा है बाजू उठाने पे, कोई स्किन पे कोई चेंज तो नहीं आ रही है, निप्पल कहीं अंदर तो नहीं गया है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है. ये सब चीज़ें तो देख ही सकते हैं. कितनी देर लगेगी? 3 मिनट और लग जाएंगे आपको. आपके बेदिंग टाइम में 3 मिनट और निकालना कोई मुश्किल काम तो नहीं है. Right. Yeah. So if a person is a cancer survivor, suppose उनका breast cancer की surgery हो चुकी है, so how good and advisable it is to have a child after the surgery? देखिए, so this is a very complicated question, and it is true for a lot of women. In fact, in the last 1 month, I have seen a 23-year-old, a 28-year-old, a 32-year-old, and a 33-year-old, all been diagnosed with breast cancer. So the 28-year-old doesn't have children. So, so there is something which is very, very important, which not a lot of us people, even if you ask me, about 5-6 years ago, we used to not talk about these things. Probably it was a blind spot, but we realize how important it is now that young women need to be counseled on their fertility options. उसके दरवाजे बंद नहीं करने. You can preserve your eggs, you can preserve your embryo with your husband's sperm. Cryopreservation हो सकता है, उसको आप करके
छोड़ दीजिए, आपके ट्रीटमेंट के 3 से 5 साल बाद you can consider conceiving with in vitro fertilization, or you can even try to conceive naturally. So these options have to be discussed, क्योंकि एक बार आपने कीमोथेरेपी कर दी और आपके अपने ओवेरियन रिजर्व को खत्म कर दिया या कम कर दिया, then the possibility of conceiving goes down. तो ये सब काम जो है कीमो लगने से पहले होना है, तो हमारा ये रेगुलर मैंडेट है. Young patient desirous of having children should meet a fertility specialist. So after chemotherapy, it decreases the chances of conceiving a baby, a healthy baby? Yes, it does. It does, because the ovary is also consisting of rapidly dividing cells, and chemotherapy does not recognize normal from abnormal, क्योंकि कैंसर भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है. तो वो सारे सेल्स जो रैपिडली डिवाइड करती है, चाहे वो बोन मैरो हो, चाहे वो हेयर फॉलिकल हो, चाहे वो ओवरी हो, इन सब पे उसका बराबर असर होता है. Okay. We have a question from मधुरानी सिंह. वो कह रही हैं कि जहां ऑपरेट हुआ था उस जगह पे हमेशा दर्द होता है. लेट्रोज 10 साल से खाने के बाद बंद कर दिया है. बिल्कुल सही किया आपने. लेट्रोज 10 साल से ऊपर हम देते भी नहीं है. मतलब कि हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है, अब रिकमेंडेशन आ गया है इन द लास्ट 3 years or so, 3-4 years, that you should, in especially in high risk patients, continue hormonal treatment for 10 years. और जो दर्द की जो आप बात कर रहे हैं, क्या होता है कि जहाँ पे सर्जरी होती है, जहाँ पे रेडिएशन होता है, वहाँ पे सिकुड़न बहुत होती है. जहाँ पे आपका ब्रेस्ट था, अब तो ब्रेस्ट नहीं है, तो फिर उसके नीचे जो है मसल होता है, और उसके साथ जो है वो चिपक जाता है. आपका जो स्किन है वो मसल के साथ जाके चिपक जाता है, और जब भी मूवमेंट होता है तब दर्द होता है, क्योंकि इतनी सिकुड़न हो चुकी है. वो सिकुड़न जो है, जब भी आप हिलेंगे या बाजू उठाएंगे तो दर्द होने का वो रहता है. इसीलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि जितनी शुरू से आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो ये चिपकने का और ये सिकुड़न होने के चांसेस एक्सरसाइज की वजह से कम हो जाता है, ड्रेनेज की वजह से कम हो जाता है. Right. We have another question. मीनाक्षी सिन्हा लिखती हैं, Hello ma'am, my mom can't go for review from last 6 months due to corona, but she's taking medicine which were prescribed by Dr. मीनू वालिया in January. Is it problematic if she doesn't have review done, or it's okay, we can wait to get the corona under control and then afterwards? So, अगर आपके कुछ रेगुलर टेस्ट जो होने थे वो होने हैं तो वो करवा लीजिए. बाकी तो आप वीडियो कंसल्ट से कर सकते हैं. इफ देयर इज नो न्यू प्रॉब्लम, मैं तो कहूँगी कि आप अभी घर से नहीं निकले, क्योंकि देखिए 60 ईयर्स से ऊपर वैसे भी हम कहते हैं कि ट्राई एंड अवॉइड हॉस्पिटल विजिट्स. लेकिन अगर आपको कोई न्यू इशू है विच नीड्स टू बी रिजॉल्व, फिर तो आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा. और हॉस्पिटल आने का एक ही मंत्र है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, सारे प्रिकॉशंस लेकर हॉस्पिटल आइएगा. राइट. और कम से कम लोगों के साथ आइए, भीड़ बना के भी नहीं आइए. बिल्कुल. वैसे भी हम कहते हैं कि एक अटेंडेंट आएगा, अगर 2 आएंगे तो दूसरा तो बाहर ही बैठेगा. कुछ हमारे डॉक्टर्स तो एक अटेंडेंट को भी अंदर नहीं आने देते. वो कहते हैं कि एक ही बंदा अंदर आए. इससे आपकी भी सेफ्टी है, डॉक्टर की भी सेफ्टी है, सबकी सेफ्टी है. सो डॉक्टर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, एंड आई हैव आल्सो पर्सनली enjoyed a lot, imbibing so many things, बहुत receiving so many things from you, कि कैसे खुद की भी केयर करनी बहुत जरूरी है. And I am going to tell the viewers कि अगर आपके पास questions हैं, so you can still write down. We can pass it on to the doctor. She can take it up later. She can give you the answers to your queries. And also, please like the page National Khabar, because we get this program Health Matters. हम हर शनिवार को सुबह 11 बजे आपके लिए लेकर आते हैं ये प्रस्तुति, और आपकी एक मुलाकात डॉक्टर से करवाते हैं और हेल्थ इश्यूज पे बात करते हैं. तो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है, आपके लिए मददगार हो सकता है. So stay connected by liking the page. And Dr. Geeta, thank you so much for taking time out. Thank you so much. Thank you for having me, and I thank you to all the people who tuned in. See, it is my social responsibility, I believe, to not leave any opportunity I get to to make people aware. So if there is any method by which you want to touch base with me, I'm happy to answer your queries. Thank you, Shweta, for this wonderful opportunity. Really appreciate it. Thank you so much, doctor. Thank you. So इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर शनिवार सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, हेल्थ मैटर्स. और
आपकी मुलाकात देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों से कराते हैं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। हम एक स्ट्रेस के दौर से गुज़र रहे हैं, कई बीमारियाँ घेरती जा रही हैं लोगों को, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी मददगार हो सकता है, हर शनिवार 11 बजे। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज शाम 7 बजे के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे पंडित रतन मोहन शर्मा जी, वोकलिस्ट हैं, मराठी घराने से हैं, पंडित जसराज जी के भांजे, उनके शिष्य भी हैं और उनके साथ एक मुलाकात होगी। तो अगर आप संगीत प्रेमी हैं, तो भी जुड़िए क्योंकि हम आपके लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम 7 बजे ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।